दोस्तों, एक लड़का पैसा कमाने के लिए विदेश गया था। उस लड़के का नाम ओमकार होता है। और दोस्तों, आज पूरे 2 साल बाद ओमकार अपने देश भारत वापस लौट रहा था। दोस्तों, वो विदेश से हवाई जहाज पकड़ने के बाद वो दिल्ली में उतर जाता है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाता है और एक ट्रेन में बैठकर अपनी गांव की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, जो ट्रेन थी वो रायबरेली के स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही करीब 30 मिनट के लिए रुक जाती है। तभी ओमकार सोचने लगता है कि ट्रेन को चलने में अभी काफी ज्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना स्टेशन पर उतरकर कुछ खरीद लिया जाए खाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, वो काफी लंबा सफर करके आ रहा था तो उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। दोस्तों, अब ओमकार ट्रेन से नीचे उतर जाता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है कुछ खरीदने के लिए। तभी वो देखता क्या है कि उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी जो पत्नी है वो लोग रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे और वो लोग ओमकार को नहीं देख पाते हैं। तभी दोस्तों, ओमकार अपने माता पिता के पास जाता है उनसे बात करने के लिए। तभी उसके माता पिता भीख मांगते हुए ओमकार से कहते हैं कि साहब, हमें कुछ पैसा दे दो, हम लोग 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं है, हम लोग को बहुत जोर से भूख लगी है। दोस्तों, जब ओमकार अपनी माँ बाप को इस हालत में देखता है ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन जब ओमकार की पत्नी ओमकार को स्टेशन पर देखती है तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर ही उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और ओमकार भी उसको गले से लगाकर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ओमकार के विदेश जाने के बाद इन लोगों की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे परिवार के लोग स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। दोस्तों, ये कहानी दिल को तार तार कर देने वाली है और बहुत ही दुख भरी कहानी है। थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को आप लोग जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं हमेशा आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार नाम का एक लड़का ठीक ठाक परिवार का रहने वाला था और दोस्तों, ओमकार का एक बड़ा भाई था जिसका नाम योगेश था। दोस्तों, योगेश की शादी परिवार में सबसे पहले हो गई थी क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा लड़का था। लेकिन योगेश की जो पत्नी थी वो दोस्तों बहुत ज्यादा तेज तड़ाक स्वभाव की लड़की थी, उसका नाम सुमित्रा था। लेकिन दोस्तों, ओमकार की शादी अभी नहीं हुई थी, जिस वजह से सुमित्रा ओमकार को अपने जाल में फंसा लेती है और ओमकार भी अपने भाभी के चक्कर में फंस जाता है। दोस्तों, जो ओमकार की भाभी थी सुमित्रा, वो जो भी कहती थी ओमकार से, ओमकार उस काम को कर दिया करता था। ओमकार की भाभी जो भी करने के लिए उससे कहती थी, कुछ सामान मंगाती थी तो ओमकार तुरंत वो सामान लेने के लिए चला जाता था। इतना ज्यादा वो अपनी भाभी को मानता था। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये निकलता है कि कुछ समय बाद ओमकार की भी शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों, यहां से मामला बिगड़ने लगता है। ओमकार की जो पत्नी थी उसका नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था दोस्तों, वैसा उसका स्वभाव भी था। लेकिन दोस्तों, खुशी बहुत ही गरीब घर की रहने वाली थी और नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल में जब आती है तो ससुराल में आने के बाद उसको पति का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों, जो ओमकार था वो जब भी काम करके अपने घर पर वापस आता था तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह से बात नहीं किया करता था। यहां तक कि वो 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक बीत जाते थे, लेकिन अपनी पत्नी से प्यार से कभी बात नहीं करता था। दोस्तों, अगर खुशी उसके ऊपर अपना हक जताती थी, उसके ऊपर अपना अधिकार जताती थी, तो ओमकार जो था वो उसको डांट फटकार कर भगा दिया करता था और उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता था। इस तरीके से उसके साथ, अपनी पत्नी के साथ वो व्यवहार रखता था। क्योंकि दोस्तों, जो ओमकार था वो पहले से ही अपनी भाभी के चक्कर में फंसा हुआ था, इसलिए वो अपनी पत्नी को अहमियत नहीं दे रहा था। ओमकार की भाभी जैसा उसको कहती थी ठीक वैसा ही वो करता था। अगर ओमकार की भाभी उससे कहती थी, थोड़ा चढ़ा बढ़ा देती थी और कहती थी कि तुम अपनी पत्नी को मारो पीटो, तो वो मारने पीटने भी लगता था। इस तरीके से वो अपनी भाभी के जाल में फंस चुका था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग भाभी लोग के चक्कर में पड़ते हैं वो लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। और आप लोग भी देखना, अगर आपके घर के आसपास पड़ोसी अगर ऐसे लोग रहते होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं और आपको भी देखने को मिली होगी। दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि जो ओमकार है, जो उसकी भाभी, ये दोनों लोग मिलकर खुशी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह के, बिना किसी बात पर उसको लड़ाई का झगड़ा उससे करने लगते हैं। दोस्तों, अब खुशी जो थी वो अपने पति की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जिस वजह से खुशी अपने चचेरे भाई को फोन करती है और अपने ससुराल में बुला लेती है। क्योंकि दोस्तों, उसके घर में और कोई नहीं था। खुशी के जो माता पिता थे वो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। दोस्तों, खुशी अपने चचेरे भाई को फोन करके अपने ससुराल में बुलाती है और उसके साथ अपने मायके चली जाती है। उधर दोस्तों, जो ओमकार की भाभी
भाभी थी उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से मतलब था। ओमकार की भाभी ओमकार से कहती हैं कि देवर जी, मैंने सुना है कि विदेश में जाकर लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, आप एक काम करिए, आप कुछ समय के लिए विदेश चले जाइए और वहां पर मन लगाकर खूब मेहनत करिए और खूब पैसा कमाइए। जितना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, अगर आपके ज्यादा पैसा ज्यादा होगा तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा मौज मस्ती हम लोग करेंगे, हम लोग अच्छे से घूमे फिरेंगे, हम लोग की अच्छे से जिंदगी कट जाएगी। अगर वहां पे आप सेटल हो जाएंगे तो कुछ समय बाद आप मुझे भी विदेश लेकर चलना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोस्तों, अब ओमकार अपनी भाभी की बातों को टाल नहीं पाता है और 2 महीने के अंदर ही अपना वीजा बनवाता है और विदेश चला जाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन विदेश जाने से पहले वो अपने माता पिता को अपने बड़े भाई और अपने भाभी के पास छोड़ देता है, उनका देखभाल करने के लिए और उनका खर्च उठाने के लिए। दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई के ऊपर सौंप देता है। ओमकार अपने भाई से यह भी कहता है कि भाई देखो, मैं विदेश जा रहा हूं, लेकिन विदेश में रहकर मैं पैसा भेजा करूंगा, आप लोग मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों, जो उसकी भाभी थी वो अपने पति योगेश से कहती है, जब ये विदेश चला जाता है, वो कहती है कि जब ओमकार विदेश चला गया है तो उसको वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके वापस आने से पहले मम्मी पापा के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है, जो सारी संपत्ति है, उसको अपने नाम करवा लीजिए, तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों, जो ओमकार का जो बड़ा भाई था योगेश था, उसके मन में भी दौलत का लालच जाता है और जैसे जैसे उसकी पत्नी उसको समझा रही थी वो ठीक वैसा ही करता है। दोस्तों, योगेश जो था वो एक दिन तहसील पर जाता है और एक वकील से अपना सेटिंग वगैरह पहले से ही सेट करवा लेता है। उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील पर लेकर जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है और बुढ़ापे में आपको पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों, जो बेचारे बूढ़े माँ बाप थे वो लोग अपने बेटे की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और दोस्तों धोखे से सारी जो प्रॉपर्टी है, जो सारी खेत थी, सारी जो जमीन थी, सारी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति जो बड़ा बेटा है वो अपने नाम पर करवा लेता है। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता को ये बात पता नहीं होती है कि उनका बेटा उनकी जमीन अपने नाम करवा लिया है। और आपको मैं बता दूं कि ये सब करवाने में सिर्फ और सिर्फ ओमकार की जो भाभी थी, यानी कि योगेश की जो पत्नी थी, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था, सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ था। लेकिन दोस्तों, जब योगेश अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है तो दोस्तों वो एक ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, वो अपने माँ बाप को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। अब दोस्तों, योगेश के माता पिता के पास ना तो प्रॉपर्टी थी और ना ही उनके पास पैसा था कि वो लोग अपना खर्च उठा सकें या फिर किराए पर मकान लेकर कहीं घर में वो रह सकें। उन लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो लोग अपने पेट का पालन कर सके, अपना कुछ खाना वगैरह खा सके। दोस्तों, काफी दिन तक वो लोग इधर उधर भटकते हैं और अपने ही गांव से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था, वहीं पर जाकर वो लोग रहने लगते हैं और भीख मांगने का काम करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, उनकी मजबूरी थी भीख मांगना। अगर वो लोग भीख नहीं मांगते तो वो लोग खाएंगे क्या, उनके पास पैसा कहां से आएगा, यही सब सोचकर वो लोग भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों, कोई उनको कुछ दे देता था तो वो लोग खा लेते थे। ऐसे करके उनकी जिंदगी गुजर रही थी। उधर दोस्तों, जो ओमकार की पत्नी थी, जो खुशी थी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए उसका चचेरा भाई और उसकी जो भाभी थी, वो खुशी को वो लोग अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसका चचेरी जो भाभी थी वो बात बात पर हमेशा खुशी को ताना मारने लगती थी। तो खुशी एक दिन तंग आकर सोचती है कि मैं अब यहाँ पर इन लोगों के पास नहीं रहूंगी, कुछ भी कर लूंगी, भीख मांग लूंगी, कहीं भी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्योंकि दोस्तों, खुशी की जो चचेरे भाई की जो पत्नी थी वो हमेशा खुशी को ताना मारती थी कि सब कुछ घर परिवार छोड़ के यहाँ पर बैठ गई है, ना कमाती है, ना चुपचाप यहाँ पर बैठकर खाती है, इस तरीके का ताना मारती थी। तो खुशी जो है वो घर छोड़ देती है और दोस्तों घूम घूम कर दूसरे के घरों में काम करने लगती है, कैसे भी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन जो खुशी है वो घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो सोच रही थी कि ट्रेन पकड़कर कहीं मैं चली जाऊंगी और वहां पर कामकाज करूंगी, अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके जो बूढ़े सास और ससुर जी हैं वो लोग स्टेशन पर भीख मांग रहे होते हैं। दोस्तों, खुशी अपने सास ससुर को पास जाती है और गले से लगाकर उनको फूट फूट कर रोने लगती है। खुशी उनसे पूछती है कि माँ जी, बाबू जी, आपकी ये दशा कैसे हो गई है। तब दोस्तों उसके सास और ससुर अपनी पूरी कहानी खुशी को बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि खुशी बेटा, तुम्हारे जाने के बाद ओमकार जो था वो विदेश चला गया और धोखाधड़ी से मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा लिया, और जब जमीन उसके नाम हो गया तो वो हम लोग को घर से धक्का मारकर निकाल दिया। हम लोग 1 साल से यहीं पर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खुशी एक नेक और साफ दिल की लड़की थी। वो अपने सास और ससुर को इस स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने सास ससुर के साथ रहने का फैसला करती है। दोस्तों, उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और दोस्तों, कभी कभी खुशी जो
थी वो ट्रेन में चना वगैरह बेचने के लिए जाया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर का सेवा में लगी रहती थी। दोस्तों ये लोग स्टेशन पर ही एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसी में रात को सोते थे और सुबह में उठकर भीख मांगते थे और खुशी सुबह में कभी कभी ट्रेन में चना वगैरह बेचती थी। इस तरीके से इन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जब 2-3 सालों का वक्त गुजरता है तब ओमकार को अपने घर की याद सताने लगती है। ओमकार सोचता है कि चलो अब बहुत पैसा कमा लिए, अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का फोन भी तो नहीं लग रहा है। यही सब सोचकर दोस्तों जो ओमकार है वो विदेश से अपने घर चला आता है। जब घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर का जो दरवाजा है उस पर ताला लगा हुआ है। अब दोस्तों ओमकार जो है वो अपने पड़ोसियों से पूछता है कि भैया और भाभी कहाँ है, मकान में ताला लगा हुआ है। तब उसके पड़ोसी उससे बताते हैं कि तुम्हारे जो भैया और भाभी हैं वो लोग सारी ज़मीन, सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। वो लोग यहाँ पर अब नहीं रहते हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे जो माँ बाप हैं, तुम्हारी भाभी उन लोगों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दी थी, उसको भगा दी थी। उन लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए। दोस्तों जब ओमकार को ये बात पता चलता है कि उसके भैया और भाभी ने घर बेचकर, जमीन बेचकर यहाँ से सब लोग चले गए हैं और माता पिताजी को घर से धक्का मारकर भगा दिए हैं और वो लोग स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, तो दोस्तों ये सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों जो ओमकार था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पड़ोसी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। ओमकार सोचने लगता है कि अपनी पत्नी को मैंने कुछ नहीं समझा और उसको मैं हमेशा मारता था, उसको पीटता रहता था, उसको मैंने घर से भगा भी दिया था, मैंने उसको कभी प्यार भी नहीं दिया, लेकिन अब मेरे भैया और भाभी मुझे धोखा दे दिए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कहीं का नहीं रह गया हूं। दोस्तों वो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है। कुछ देर बाद ओमकार वहां से निकलता है और अपने माता पिता को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। दोस्तों वो इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसके माता पिता एक जगह पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और वो बैठकर भीख मांग रहे होते हैं। जब ओमकार उनके पास जाता है तो उनको देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी दोस्तों उसकी जो पत्नी थी खुशी, वो कहीं पानी लेने के लिए गई थी और अपने सास ससुर की सेवा में व्यस्त थी, सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। लेकिन खुशी जब अपने पति को रेलवे स्टेशन पर देखती है तो दोस्तों पानी का बोतल फेंक कर वो भागकर अपने पति के पास आती है, उसके पैरों में गिरकर उसको पूरा जकड़ कर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों खुशी आज भी ओमकार को उतना ही ज्यादा प्यार करती थी जितना ज्यादा प्यार वो शादी के समय में किया करती थी। लेकिन दोस्तों ओमकार अपनी पत्नी को कुछ अहमियत नहीं देता था, अपनी भाभी के चक्कर में उसको कुछ समझता नहीं था, उसको मारने पीटने लगता था। लेकिन दोस्तों खुशी का आज का ये व्यवहार देखकर ओमकार को बहुत ज्यादा एहसास हो जाता है कि वो खुशी के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा था। दोस्तों वो बहुत ज्यादा पछताने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब दोस्तों ओमकार और ओमकार की पत्नी और ओमकार के जो माता पिता थे, ये चारों लोग, पांचों लोग जो भी लोग हैं, ये एक जगह पर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और सभी लोग रोते हैं। जब सबका मन हल्का हो जाता है तभी ओमकार के माता पिता ओमकार से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे भैया और भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हमारी सारी जमीन उन्होंने अपने नाम करवा लिया है और तुम्हारे हक की जो जमीन थी वो भी हमसे छीन ली गई है। लेकिन उस समय तुमने भी हमारी बातों को नहीं सुना था, तो शुक्र है कि समय रहते हुए हमारी जो छोटी बहू है वो हमें मिल गई और हमारी सेवा करती है। काश अगर ये हमें नहीं मिली होती तो हम लोग भीख मांगते हुए यही फुटपाथ पर मर जाते, हम लोग का कुछ अता पता नहीं चलता। तुमने तो बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है, तुमको मानती है और तुम्हारी इज्जत करती है। ऐसी बहू ढूंढने पर शायद किसी को नहीं मिल सकती है। दोस्तों जब अपने माता पिता की बात ओमकार सुनता है तो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि देखो खुशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा और जिंदगी में ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं। तभी दोस्तों खुशी उससे कहती है कि देखिए इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको तो आपकी भाभी ने ही अपने बस में कर रखा था, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तभी दोस्तों ओमकार उससे कहता है कि अब तुम लोग को यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से तुम लोग चलो और हम लोग मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपनी जिंदगी गुजारेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओमकार जब विदेश से वापस अपने घर लौटकर आ रहा था तो जो भी पैसा वो कमाता था वो सारा पैसा अपनी भाभी के अकाउंट में भेज दिया करता था। उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ था, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, लेकिन पैसा नहीं था कि वो कुछ बिजनेस कर सके, घर परिवार का एडजस्टमेंट कर सके, उनका खर्चा निकाल सके। जिस वजह से ओमकार अपनी पत्नी को और अपनी माँ को, अपने पिताजी को लेकर वहां से एक दूसरे शहर में चला जाता है और वहीं एक सब्जी मंडी के अंदर
एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और दोस्तों वही मंडी के अंदर वो मजदूरी करने लगता है और अपने परिवार को वहां पर रख लेता है। दोस्तों वो मंडी के अंदर गाड़ियों में सब्जी लोडिंग का काम करने लगता है और उससे जो पैसा वो कमाता था वो अपने घर का खर्च चलाता था। अब दोस्तों आप लोग तो सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कमाने वाला हो और घर में खाने वाले 3-4 व्यक्ति हो तो बड़ी मुश्किल से इंसान मजदूरी करके कैसे भी पैसा कमा पाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही इन सभी लोगों का वक्त गुजर रहा था। कुछ समय बाद ओमकार की जो पत्नी है खुशी, वो ओमकार से कहती है कि जिस मंडी में आप काम करते हैं उसी मंडी में मेरे लिए एक छोटा सा सब्जी का दुकान खुलवा दीजिए, मैं भी वहां पर सब्जी बेचूंगी तो थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूंगी और आपके ऊपर से बोझ भी हल्का हो जाएगा, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और हम लोग का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। तभी दोस्तों खुशी के साथ वहां पर सास ससुर जी बैठे हुए थे तो उसके ससुर जी ओमकार से कहते हैं कि बेटा खुशी सही कह रही है, तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो खूब ज्यादा पैसा कमाओगे और तुम लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर सब्जी की दुकान खुल जाएगी तो मैं भी कभी कभी वहां पर बैठ जाऊंगा और मेरा भी मन लग जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो ओमकार था वो अपनी पत्नी के लिए उसी मंडी में एक सब्जी की दुकान खोल देता है और उसकी जो पत्नी है उस सब्जी की दुकान को चलाने लगती है और ओमकार गाड़ी में सब्जी लोडिंग करने का काम करने लगता है। और दोस्तों कभी कभी जो ओमकार के पिताजी थे वो खुशी की दुकान पर सब्जी वाले आकर बैठते थे, सब्जी वगैरह बेचते थे। अब इस तरीके से इन सभी लोगों की जिंदगी गुजरने लगी थी। दोस्तों ओमकार और उसकी जो पत्नी थी ये लोग 3-4 साल तो खूब मन लगाकर मेहनत करते हैं और 100 गज का जमीन खरीदते हैं और उसी जमीन पर 3-4 सालों के बाद एक छोटा सा घर भी बनवा लेते हैं। अब दोस्तों इन सभी लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों जो ओमकार का बड़ा भाई था, जब वो लोग अपना घर जमीन बेचकर घर छोड़कर चले गए थे तो वो लोग 4-5 सालों के अंदर खूब मौज मस्ती किए, खूब घूमे फिरे, मोबाइल फोन किने, गाड़ी खरीदे, घोड़ा खरीदे, जितना अय्यासी करना था उतना अय्यासी वो लोग किए। लेकिन 4-5 सालों के अंदर जब उनका पैसा खत्म हो जाता है तो इस वजह से उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। जिस तरीके से ओमकार के माता पिता और उसकी जो ओमकार की भाई की पत्नी थी वो लोग मजदूरी कर रहे थे और भीख मांग रहे थे, ठीक उसी तरीके से ओमकार का जो बड़ा भाई था उसका और उसकी भाभी भीख मांग रहे थे। उनकी ऐसी कंडीशन आ गई थी, जैसे उनकी थी वैसी कंडीशन अब इनकी भी आ गई थी। क्योंकि दोस्तों घर जमीन सब कुछ ये लोग बेच दिए थे और उन लोग के पास पुश्तैनी ना जमीन था ना घर था कि वो लोग जमीन पर घर बनवा कर रह सके। नतीजा ये निकलता है कि ओमकार का जो बड़ा भाई था योगेश, वो नौकरी की तलाश में इधर उधर मजदूरी करने के लिए घूमने लगता है। तभी दोस्तों एक दिन उसी सब्जी मंडी में वो पहुंच जाता है जहां पर ये लोग रहते थे। वहां पर जाता है तो वो देखता है कि उसका जो भाई है, जो ओमकार है, वो मंडी में सब्जी लोडिंग करने का काम कर रहा है और उसकी जो पत्नी है वो सब्जी की दुकान चला रही है और उन लोग की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। अब दोस्तों जब योगेश अपने भाई को और अपने भाई की पत्नी को इस हालत में देखता है कि इन लोगों की जिंदगी संवर चुकी है, ये लोग बहुत खुशहाल तरीके से रह रहे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। योगेश ओमकार से बात करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन दोस्तों जो उसने अपने भाई के साथ किया था उस वजह से वो बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। लेकिन दोस्तों काफी देर तक सोचने विचारने के बाद कुछ देर बाद योगेश ओमकार के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई देखो माता पिता कहाँ हैं, उनसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मिलने का बहुत मन कर रहा है। तब दोस्तों ओमकार अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई वो लोग तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि तुमने जो उन लोगों के साथ किया है वो कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकता है और तुम ये कहने के लायक नहीं हो कि वो लोग तुम्हारे माता पिता हैं, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर तुमने उन लोगों के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें एक ना एक दिन तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो ओमकार था वो उस दिन अपने भाई से काफी बातचीत करता है और फिर योगेश को अपने माता पिता से मिलवाता है। जब योगेश अपने माता पिता को देखता है कि इन लोगों की जो जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है और इन लोग का अपना घर भी ये लोग अपना बनवा लिए हैं, तो दोस्तों योगेश अपने माता पिता के पैरों में गिर जाता है और कहता है अपने माता पिता से कि देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप लोग हमें माफ कर दीजिए। अब दोस्तों माता पिता तो माता पिता ही होते हैं और बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, क्यों ना कर ले, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं ठुकरा सकते हैं, भले से ही बच्चे अपने माता पिता को ठुकरा सकते हैं। जिस वजह से दोस्तों ओमकार के जो माता पिता थे वो ओमकार से कहते हैं कि बेटा देखो तुम भी अपनी जिंदगी में गलती किए थे और अपनी भाभी के चक्कर में आके अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे, लेकिन आज तुमको सबक सीखने को मिल गया है और तुम सही रास्ते पे हो। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे भाई को भी सबक सीखने को मिल गया है। अब तुम एक काम करो, तुम अपने भाई के लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान खुलवा दो, जैसे तुम्हारी पत्नी दुकान चलाती है वैसे ही ये भी दुकान चलाएगा तो इसकी जिंदगी कट जाएगी और ये भी कुछ पैसा कमाने लगेगा, नहीं तो ये कहाँ जाकर काम खोजेगा और कहाँ ये काम करेगा।
दोस्तों जो खुशी थी वहां पर वो बैठी हुई थी और खुशी भी अपने पति से कहती है कि देखिए माता पिताजी लोग सही कह रहे हैं, आखिर ये लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं और हमारे परिवार के लोगों को परेशानी होगी तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। अब दोस्तों जो ओमकार था उसका भी गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाता है और वो भी समझदारी से काम लेता है और अपने भाई के लिए उसी मंडी में एक सब्जी का दुकान खुलवा देता है और उसको चलाने के लिए उसको दे देता है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे परिवार के लोग एक हो जाते हैं और फिर से सभी लोग मिलजुल कर काम करने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों योगेश की जो पत्नी थी, जो ओमकार की भाभी थी, वो भाभी बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की और नटखट तरीके की वो लड़की थी, वो औरत थी। जब प्रॉपर्टी बेचकर ये लोग बाहर रहने लगे थे तो दोस्तों कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला था, लेकिन इसी बीच जब उन लोगों का प्रॉपर्टी जो बेचे थे, जो सारा पैसा उनके पास था, वो जब पैसा खत्म हो जाता है, जब भीख मांगने की नौबत आ जाती है, तब दोस्तों योगेश की पत्नी यानी कि ओमकार की जो भाभी थी वो किसी और के चक्कर में पड़ जाती है और उसके साथ वो भागकर चली जाती है। क्योंकि दोस्तों वो सोच रही थी कि जो उसका पति है वो सारा जमीन जायदाद बेच चुका है, घर भी बेच चुका है, उसके पास कुछ भी पुश्तैनी जमीन नहीं है, तो इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी खड़ा करने में, जमीन खरीदने में, घर बनवाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। यही सब सोचकर वो अपने पति को भी छोड़कर भाग जाती है, जिस वजह से दोस्तों योगेश एकदम से अकेला पड़ जाता है और फिर वो काम की तलाश में अपने भाई से मिलता है। दोस्तों इस तरीके से इस पूरी कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।